नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग ने बीपीएससी ने बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने साइट पे अपलोड कर दिया है। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, इस बार सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी होगी, तो उसी के अनुरूप इस बार कुल सीटों की संख्या 555 है। इस 555 में 174 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपको पता होगा कि बिहार सरकार द्वारा बिहार की महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में कर दिया गया है, तो उसी के तहत 174 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इसी के साथ इस बार जो एसडीएम का पोस्ट कहा जाता था कि काफ़ी अच्छी खासी में होगी, तो अच्छी खासी एसडीएम की सीट है। टोटल 88 सीट एसडीएम का है, जिसमें 31 महिलाओं के लिए है। ठीक है, इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत 88 पोस्ट, राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग के द्वारा जो 21 पोस्ट दिए गए हैं। इसी तरह अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार शिक्षा प्रशासन शिक्षा विभाग का जो है उसमें टोटल 12 सीट। फिर नियोजन पदाधिकारी में सीट है। श्रम अधीक्षक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सहायक निदेशक, 10वें नंबर पर सहायक योजना, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, इसके भी सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी है। टोटल 133 सीट ग्रामीण विकास पदाधिकारी से है। और आगे फिर नगर कार्यालय कार्यपालक पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, इसमें इस बार के नोटिफिकेशन में लेवल 7 और लेवल 9 के पोस्ट निकाले गए। उसी के अनुसार फिर इधर हर पोस्ट के लिए उम्र की सीमा भी निर्धारित की गई है। 22 वर्ष, बहुत से 1 से लेकर 8 तक का जो श्रेणी है, 1 से लेकर 8 तक जितने भी पोस्ट है उसके लिए सीटों की जो संख्या है वो 22 वर्ष है। ठीक है, 1 से लेके 8 तक आपको टोटल 22 जितने भी पोस्ट है उसमें उम्र का जो सीमा है वो 22 है। उसके बाद फिर आपको 13 नंबर पे जो पोस्ट है राजस्व अधिकारी जो लेवल 7 का पोस्ट है, इसके लिए भी 22 है। इसके अलावा जितने भी पोस्ट है वो सभी की उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 20 वर्ष है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें जो मुख्य बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको जैसा कि पता है, आरक्षण में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण है, जिसमें दृष्टि दिव्यांग, मूक बधिर दिव्यांग, चलंत दिव्यांग और मनोविकार दिव्यांग यानी मल्टीपल डिसऑर्डर से संबंधित है। 1% सबके लिए होता है, लेकिन सीटों के अनुसार ये तय होता है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अक्सर यह देखा जाता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जैसे कि 63वीं 64वीं में भी सीटों की संख्या बढ़ी थी, या फिर 65वीं में भी, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी सीटों की संख्या बढ़ेगी और 150 से 200 पोस्ट उम्मीद है कि और भी इसमें बढ़े जा सकते हैं, यानी टोटल 600 से 700 टोटल पोस्ट हो जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई परीक्षा आपको पास, मान लीजिए बीटेक करने वाले बीटेक किए होंगे, तो स्नातक या उसके समकक्ष आपको होना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा, तो आरक्षण आपको पता ही है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का दावा नहीं मिलेगा। आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो जहाँ पे आपको कैटेगरी दिया गया है वहाँ अपना कैटेगरी भरना है, तभी आपको उस कैटेगरी से संबंधित जो आरक्षण है उसका दावा आपको मिलेगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो दावा करने के लिए जो आपका अस्थायी पता है वही आपका अस्थायी पता माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आरक्षण का दावा क्योंकि आरक्षण केवल बिहार के जो अभ्यर्थी है उन्हीं को मिलेगा, तो अगर आपका जो डोमिसाइल है और जहाँ का डोमिसाइल है अगर बिहार का डोमिसाइल है तभी आपको उपरोक्त आरक्षण दिए जाएंगे।
आरक्षण के साथ SC/ST प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, OBC का प्रमाण पत्र, ठीक। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आरक्षण का दावा महिलाओं से संबंधित है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। यानी मान लीजिए कि कोई बिहार की महिला है और वो उत्तर प्रदेश के किसी लड़के से शादी कर लेती है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसका जो डोमिसाइल होगा ना, तो उसके पति के आवासीय प्रमाण पत्र से नहीं बल्कि उसके पिता के आवासीय प्रमाण पत्र से ही मान्य होगा। यानी अगर उसके पिता बिहार के हैं तो वो महिला बिहार में इस आरक्षण का दावा, जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसका वो दावा कर सकती है और उनको ये लाभ मिलेगा। मान लीजिए कोई लड़की है यूपी की है और उसके पिताजी भी यूपी के हैं और वो बिहार में किसी लड़के से शादी कर लेती है, तो यही कहा गया कि डोमिसाइल में जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा वो बिहार की महिलाओं के लिए दिया जाएगा। बिहार की महिलाओं के लिए उनके पिता का जो डोमिसाइल होगा ना, उसी के आधार पर उनका चयन होगा, उनको निर्धारित किया जाएगा। अगर यूपी की महिला है, उनके पिताजी यूपी के हैं और बिहार में किसी लड़के से शादी कर लेती हैं तो वो दावा नहीं कर सकती, यानी महिलाओं के रिजर्वेशन में वो नहीं आएंगी। यही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अक्सर ये पॉइंट पे ना बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और आपको ये कोड दिया गया है कि आप फॉर्म भरेंगे तो SC, SC, EBC, BC, BC ये सब भरना है। यहाँ पे आरक्षण से संबंधित कॉलम होंगे, ठीक है। यहाँ पे वही किया गया है। अस्थायी, एक पॉइंट और हम बता देते हैं दोस्तों, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट है, अपंगता या दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, वो टेम्प्रोरी है, ठीक है। टेम्प्रोरी में मेंशन रहता है कि 5 वर्ष 10 वर्ष, ठीक। अगर जितना समय के लिए वो टेम्प्रोरी है उसके बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अपने सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करवाना आपको अनिवार्य होगा, वरना आप दिव्यांगता आरक्षण में दावा करेंगे तो आपकी दावा को फाइनल परीक्षा में वैध नहीं माना जाएगा, ठीक। और एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाई है 2015 में और उसमें टेम्प्रोरी लिखा हुआ है और उसकी वैधता 5 इयर्स भी लिखी हुई है, तो 2020 में उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी और 20 में आपको वो सर्टिफिकेट फिर से रिन्यूअल करवाना होगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जितना भी परसेंट है वो 40 से ऊपर होना चाहिए। कोई भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आपको दावा करने के लिए परसेंटेज 40% से ऊपर होना अनिवार्य है, ठीक। और उसमें अगर परमानेंट लिखा हुआ है तो आपको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेम्प्रोरी लिखा हुआ है और ईयर मेंशन है 5 वर्ष 10 वर्ष, तो जब उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी आपको सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस चर्चा में आपके जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो शामिल नहीं किया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको उस कन्फ्यूजन से निजात दिला सकें, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप कैटेगरी के अनुसार, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सभी निर्गत किए गए प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। आप अभी जो भी अपना फॉर्म भरिएगा तो अभी तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, लेकिन प्रीलिम्स पास करने के बाद अगर मेंस में प्रीलिम्स पास करने के बाद आयोग मेंस के लिए भी अलग से फॉर्म भरवाती है। उस समय आपको जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे संबंधित जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर और वो डेट के साथ उसमें फॉर्म में कॉलम रहता है, उसको भरना होता है और उसकी हार्ड कॉपी जो है वो आयोग के वेबसाइट पर आयोग को बाय पोस्ट भेजना पड़ता है। तो आप जो भी आप कैटेगरी का दावा करेंगे उससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि मेंस में उससे संबंधित वो डेट और सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। तो इसलिए जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप जरूर रखिएगा। उम्र सीमा तो आपको पता है, उम्र सीमा जो है 1 से लेकर 8 तक कैटेगरी के लिए 22 वर्ष है
और बाकी और फिर 13 नंबर जो 1 से 8 तक जितने पोस्ट है उसकी उम्र सीमा 22 वर्ष है, और 13 नंबर पे भी जो पोस्ट है उसके लिए भी उम्र सीमा 22 है। इसके अलावा सारे पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष है। वही कहा गया उम्र सीमा कब से गिना जाएगा, जब आपकी जन्म हुई है, आपको लास्ट डेट जो है 1/8/2021 को आपको वो निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा फुलफिल करना होगा, वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब उम्र सीमा किसके लिए, आरक्षण वालों के लिए उम्र सीमा में भी छूट है। जैसे न्यूनतम में कोई छूट नहीं, अधिकतम में जैसे जनरल कैटेगरी से है तो आपकी अधिकतम उम्र सीमा 37 होनी चाहिए। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। SC ST के उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष। ठीक है, वही चीज़ कहा गया 1 से 8 एवं 13 सेवाओं के लिए 22 वर्ष, बाकी पोस्ट के लिए 21 वर्ष होना न्यूनतम सीमा होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उम्मीदवार को जो उम्र उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में लिखी होगी उसे ही माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत ना हो। तो उम्र सीमा, एज, डेट ऑफ बर्थ जो होता है उसका एक पैरामीटर है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको आपकी जो उम्र सीमा है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना सभी के उम्मीदवार के लिए, वही डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिक होता है, उसी के आधार पे आपकी उम्र की गणना की जाएगी। यही यहाँ पे लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, देखते हैं कहाँ, अगर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसको हम लोग चुनेंगे। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा, क्योंकि आपको अगर छूट चाहिए तो आरक्षण चाहिए तो अपने जाति को कोट करना आपको अच्छे तरह से आप देख लीजिएगा। शारीरिक क्षमता आपको पता ही होगा, बिहार पुलिस जिला समस्ता के लिए आपके ये न्यूनतम ऊंचाई वगैरह दिया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पकड़ लीजिए, समझ लीजिएगा। अब शुल्क का हम लोग देखते हैं, फ़ी क्या है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, केवल बिहार राज्य के, दूसरा नंबर है, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया। ST ST बिहार के हैं तो उनके लिए फ़ी है 150 रुपया। बाकी सभी के लिए, दूसरे राज्यों के SC ST है तो उनके लिए 600 ही हैं। ठीक, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं, सभी उम्मीदवार, बिहार की जितनी भी महिला हैं, आरक्षित हो या जनरल हो, उनके लिए 150 रुपया फ़ी है। ठीक है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों, बोले थे ना 40% मिनिमम दिव्यांगता होनी चाहिए, उनके लिए भी 150 रुपया। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके लिए फ़ी जो है वो 600 रुपया है। ठीक है, एक पॉइंट एक और है यहाँ पे, वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी SC ST बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले उम्मीदवार जो दिव्यांगता SC ST बिहार राज्य के स्थानीय निवासी महिला उम्मीदवार कोटि का लाभ दावा करते हैं तो उनके द्वारा इससे संबंधित परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के सामने जो फ़ी दिया गया है आपको वही भरना होगा। मान लीजिए आप कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनके लिए 600 रुपया निर्धारित और आप 150 रुपया फ़ी पेड करते हैं, तो आपकी जो औपबंधिक जो है ना आपको रद्द किया जा सकता है। आयोग फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद भी इस पर आपकी अभ्यर्थिता को रद्द कर सकता है। ठीक है, इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संचालन निम्नलिखित होगी। आपको पता ही होगा बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो है वो 3 चरणों में होती है। एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो 150 नंबर की होती है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और एक और बिहार लोक सेवा आयोग ने एक रूल लागू किया है कि जितनी सीट है, मान लीजिए 550 सीट है, 555 सीट है, तो प्रीलिम्स में इसके 10 गुना का रिजल्ट आएगा। तो आपका टोटल प्रीलिम्स में पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5550 के लगभग आप प्रीलिम्स में उम्मीदवार पास होंगे। इसी तरह मेंस एग्ज़ाम के लिए भी उसी तरह का पैरामीटर है। मेंस एग्ज़ाम उतने ही, साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए जितना भी सीट होगा, मान लीजिए 555 सीट है तो उससे 3 गुना का मेंस में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 555 का कितना, तो 1565
सही है ना। हाँ, तो इतना सीट आपको इतने बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये एक पैरामीटर आयोग ने सेट कर दिया है। अब मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मुख्य परीक्षा सबको पता है कि 4 पेपर का होता है, सामान्य हिंदी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल पेपर जो कि आपको सिलेक्ट करना होता है। जीएस पेपर सामान्य हिंदी का जो होता है वो क्वालिफाइंग मार्क होता है, टोटल 100 नंबर का होता है। अगर 30 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जो सामान्य हिंदी का जो नंबर होता है वो आपको मेरिट में नहीं जुड़ता, ठीक। जब आपका मेरिट बनाया जाएगा वो केवल आपको हिंदी क्वालिफाई करना होगा, 30+ नंबर आने चाहिए, आप क्वालिफाई कर जाएगा, बस इसी से उसका मतलब है। जीएस पेपर 1 300 नंबर का होता है, जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होता है और ऑप्शनल पेपर भी 300 नंबर का होता है। यानी टोटल 900 नंबर के मुख्य परीक्षा होते हैं जो कि मेरिट में जुड़ते हैं और फिर 120 नंबर का साक्षात्कार होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है आपको प्रीलिम्स के टाइम ही सेलेक्ट करना होता है। आप जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें एक कॉलम रहेगा कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या होना चाहिए। तो टोटल 34 विषय है, टोटल 34 विषय है। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें अच्छी तरह सक्षम है, परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, तो आप ऑप्शनल के लिए अभी भी उसका चयन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए इच्छानुसार एक वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा एवं इस संबंध में सुधार परिवर्तन हेतु अभिआवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। वही एक बार जब आप ऑप्शनल भर लिए तो उसको चेंज नहीं किया जाता। अच्छे से सोच समझ के आप प्रीलिम्स के टाइम ही ऑप्शनल चुन के उसे भर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन, मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन भरा जाता है, जिसमें आपको सारे सर्टिफिकेट का नंबर, डेट और उसकी हार्ड कॉपी फॉर्म भर के हार्ड कॉपी मेल स्पीड पोस्ट करना होता है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट्स अच्छा से देख लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही चीज़ लिखा गया है। अब इसमें कैटेगरी की चर्चा की, कितना आरक्षण किस विभाग को है ये पता, किस कैटेगरी में कितना आरक्षण है उसकी चर्चा है। आगे जो है व्यक्तिगत परीक्षण जो कि थर्ड पार्ट होता है इंटरव्यू का, ये टोटल 120 नंबर का होता है और टोटल 900 प्लस 120 जो मेरिट बनता है टोटल 1020 नंबर पर मेरिट बनता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि इसमें जितने भी सारे पॉइंट थे उसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा कब से फॉर्म भराएगा। तो ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ करने की तिथि है 30 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर, काफ़ी 35-36 दिन आपको मिल रहा है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग में ही अच्छी तरह से फॉर्म भर ले, क्योंकि बाद में सर्वर काफ़ी दिक्कत करता है बिहार लोक सेवा आयोग का। स्टार्टिंग में थोड़ा भीड़ कम होती है, तो आप शुरू के फर्स्ट वीक में भर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फॉर्म भरने के बाद वो फंस जाता है, PDF अपलोड नहीं होता है। CDPO के टाइम में ही बहुत ऐसे स्टूडेंट का देखा गया था कि फॉर्म भर लिए लेकिन उनका PDF अपलोड नहीं हुआ, और जिस कारण वो परीक्षा उनका आज तक फॉर्म नहीं भरा गया है, इनकम्प्लीट है। वो अपने तरफ से फॉर्म भी भर लिए हैं, पेमेंट भी कर लिए हैं, लेकिन जो PDF होता है वो अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो आप अच्छी तरह से, सर्वर काफ़ी दिक्कत करती है, पहले कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आपको दिया गया है पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे फॉर्म भरना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका निदान आपको ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हमने आपको दे दिया है। और अगर आपको अभी भी लगता है सिलेबस से संबंधित या इस नोटिफिकेशन से कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और आप लग जाइए, काफ़ी अच्छा समय भी है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। मेंस पे भी धीरे धीरे फोकस करिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे प्रीलिम्स मेंस से संबंधित, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।